हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। आज हम आपसे बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लास्ट हमने देख लिया था कि आपके पास एक करंट की इक्वेशन आ रही थी और एक आपके पास चार्ज की इक्वेशन आ रही थी। तो चार्ज की जो इक्वेशन थी आपके पास थी Q इक्वल क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और करंट की जो इक्वेशन थी आपके पास थी I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल। वहाँ पे आपके पास एक डेल एक्स्ट्रा आया था, वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो आपके पास करंट की इक्वेशन है उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस डेल आया था। तो यहाँ आपके पास डेल क्या था, 5 माइनस पाई बाई 2। तो हम इसको क्या कहते थे कि आपके पास जो यहाँ पर डेल आया वो किसका फेज डिफरेंस है, करंट इक्वेशन के लिए। इसी तरह से आपने चार्ज के लिए इक्वेशन निकाली थी Q इक्वल क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पर आपके पास 5 क्या था, फेज डिफरेंस फॉर करंट इक्वेशन, चार्ज इक्वेशन। इसी तरह से करंट का आया था। तो ये आपने ये दोनों इक्वेशन निकाली थी, वो हमने किससे निकाली थी, जैसा कि हमने चालित बल के लिए देखा था। किसके लिए, चालित बल के लिए। तो चालित बल में हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली थी। उसी तरह से आपके पास यहाँ पर किसकी इक्वेशन आई है, चार्ज की। वहाँ पर लिखते थे x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो वहाँ x आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता था और x नॉट उसका मैक्सिमम आयाम, किसका, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का। इसी तरह से यहाँ आपके पास दो इक्वेशन आई है, जबकि वहाँ आपके पास एक इक्वेशन आती थी। दो आई है क्योंकि यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में आपको पता है जब चार्ज है तो मतलब करंट फ्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि हम लिखते हैं I इक्वल डी क्यू अपॉन में डी टी। तो अगर आपके पास किसी सर्किट में चार्ज है तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या होगा, करंट में चेंज होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी क्यू अपॉन में डी टी इक्वल करंट। तो इसलिए यहाँ आपके पास दो इक्वेशन आती है, एक करंट की और एक चार्ज की। उसके बाद हमने बात की थी कि उसके लिए जो करंट का आयाम होगा वो क्या होगा। तो आप लिखते थे I इक्वल आई नॉट, ठीक है। तो आई नॉट इक्वल आपके पास लास्ट इक्वेशन में आया था ओमेगा अल्फा नॉट अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में टॉ स्क्वायर इसकी पावर 1/2। जहाँ पर हमने देखा था चालित बल की इक्वेशन से हम इसकी कंपेयर तुलना कर रहे थे। तो आपके पास ई नॉट अपॉन में एल यहाँ पर अल्फा नॉट था, 1 अपॉन में एल सी आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर था और आर अपॉन में एल आपके पास 1 अपॉन टॉ था। यहाँ पर हमने इन तीनों टर्म्स का क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास जो भी इक्वेशन आए वो LCR में कंबाइंड फॉर्म में आए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, LCR रेजोनेट सर्किट। तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन थी वो किसमें थी, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और टॉ आपके पास क्या था, इसके लिए समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, इसको LCR में चेंज करना है। इस वजह से हमने इन टर्म्स की वैल्यूज़ लिखी है। अब आप इनकी सबकी वैल्यू रखोगे इसमें और इसको किस में चेंज करोगे, LCR में। कि मतलब जो आपके पास जो टर्म आ रही है वो LCR तीनों में आनी चाहिए, तीनों एलिमेंट में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें करंट का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो आई नॉट इक्वल ओमेगा अल्फा नॉट अपॉन में आपके पास ये टर्म है, इनको सबको चेंज करो, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ देखो अल्फा नॉट आपके पास क्या है, ई नॉट अपॉन में एल। तो यहाँ पर अल्फा नॉट की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट इक्वल ओमेगा, अल्फा नॉट की जगह ई नॉट अपॉन में एल ब्रैकेट में ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन एल सी, 1 अपॉन में एल सी माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में टॉ स्क्वायर। टॉ की वैल्यू आपके पास क्या है, आर अपॉन में एल, स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। इसका डेरिवेशन आप लोग लिख लेना, क्योंकि बुक में आपको इसका डेरिवेशन नहीं दे रखा है तो आपको वहाँ समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसका डेरिवेशन देखते जाना और लिखते जाना। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको LCR में चेंज कर रहे हैं। तो अभी भी देखो यहाँ आपके पास एक टर्म तो ओमेगा में, इसमें आपके पास ना L आया है, ना ही C आया है, ना ही R आया है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको LCR तीनों टर्म अलग अलग होनी चाहिए। तो उस वजह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा अपॉन में एल आपके पास ऊपर है तो नीचे से भी हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, ताकि ये वाली टर्म आपके पास ओनली आर की बच जाएगी और एक इसमें से एल की और एक सी की बच जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आई नॉट इक्वल ओमेगा अपॉन में एल, इसको एक साथ लिख रही हूँ, ई नॉट अपॉन में
यहाँ पर अगर हम रूट में से ओमेगा स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा अपॉन में एल। यहाँ पर देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसमें आप क्या करो, ओमेगा अपॉन में ओमेगा डिवाइड कर लो ऊपर और नीचे। तो देखो रूट में से ओमेगा स्क्वायर लोगे और फिर आपके पास बाहर क्या है 1/2, तो क्या निकल के आएगा ओमेगा अपॉन में आपको क्या चाहिए, एल स्क्वायर चाहिए। एल स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो आपके पास क्या बचेगा बाहर एल। ठीक है, तो इसको जब आप इसको देखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा सी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर नीचे आप क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर लो। एल का मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास देखो एक एल तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर आप बाहर लोगे, रूट में से आएगा तो ओमेगा अपॉन में एल आएगा। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, एक ओमेगा बचेगा और एक एल बचेगा, तो उसको क्या लिखोगे ओमेगा एल। यहाँ पर देखो आपके पास एल स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपके पास ओमेगा और सी। ठीक है, ये हो गया इसका होल स्क्वायर और यहाँ क्या बचा ओनली आर स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। इस तरह से आपके पास ये क्या आया है, सी एल और आर तीनों टर्म्स में आ गया आपके पास। यहाँ देखो ओमेगा अपॉन में एल, ओमेगा अपॉन एल कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास क्या बच रहा है, आई नॉट इक्वल ई नॉट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2। आपके पास लास्ट करंट का जो एम्पलीट्यूड है उसकी इक्वेशन आई है। नेक्स्ट आप देख लेना, यहाँ पर मैं ए डाल रही हूँ। तो आपके पास अभी करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया है, ठीक है, ई नॉट अपॉन में ये। लेकिन अब ये आपको पता है जो भी आपके पास सर्किट है एल सी आर का है, तो इसमें आपको पता है जैसे जैसे एल सी आर तीनों की वैल्यू चेंज होगी तो करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब आपको क्या मिल जाए, इसमें फिक्स एक क्या मिल जाए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका, करंट का। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपके पास डिनोमिनेटर में यानी हर में जो टर्म है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, मैक्सिमम। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं करंट के लिए। तो देखो आप ओम्स लॉ से लिखते हो V इक्वल आई आर, तो यहाँ से I निकालोगे तो क्या आएगा V अपॉन में R। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, तुलना करो, तो देखो B तो एज इट इज ई नॉट अपॉन में R, तो आपके पास एक तरीके से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हम इसको रेजिस्टेंस ना लिखकर क्या लिखते हैं, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एल सी ये दोनों टर्म और एक्स्ट्रा में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी टर्म रेजिस्टेंस के इक्वल हो गए। तो उसको हम एक दूसरा नाम देते हैं इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, जिसको हम शो करते हैं जेड से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, हेयर जेड इक्वल 1 अपॉन में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इसका होल स्क्वायर आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो यहाँ पर जेड आपके पास क्या होगी, एक इम्पीडेंस, क्योंकि जैसे कि आपने 12th में भी देखा होगा आप जेड निकालते थे इम्पीडेंस, ठीक है, तो वहाँ आप देखते थे एल सी आर तीनों टर्म में आपके पास जेड आता था। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इम्पीडेंस होगी उसमें आपको एल भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, आर भी मिलेगा। और अगर हम ओम्स लॉ से देखें तो ये सिर्फ आपके पास रेजिस्टेंस होता है, जबकि यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस के अलावा और टर्म्स भी हैं, तो उसको आप रेजिस्टेंस नहीं कहोगे, क्या कहोगे, प्रतिबाधा। तो यहाँ पर जेड आपके पास हो गई इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। और ये प्रतिबाधा आपके पास किसके लिए हुई है, करंट के लिए। ये कह सकते हो एसी जो आपके पास सर्किट है, प्रत्यावर्ती जो आपके पास क्या है, परिपथ है, उसके लिए आपके पास क्या आई है, धारा के लिए इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपके पास सिर्फ ये क्या हो गया, तो उसको आप लिख सकते हो आई नॉट इक्वल ई नॉट अपॉन में जेड। तो ये तो आपके पास हो गया जब इम्पीडेंस आपको निकालना हो। अगर इसके बाद वही आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जो डिनोमिनेटर में हर में जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो उसको एक नाम दिया गया है यहाँ पर श्रेणी अनुनाद। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद हम देखते हैं श्रेणी अनुनाद क्या होगा। अब इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आता है ए, श्रेणी अनुनाद, सीरीज रेजोनेंट।
अब देखिए सीरीज रेजोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको हमको क्या देखना है कि मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड कब होगा, तब ये टर्म मिनिमम होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 में ओमेगा एल माइनस 1 माइनस ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2 इक्वल आपके पास क्या होनी चाहिए मिनिमम, या फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो z इक्वल मिनिमम। इसको यहाँ पर अभी के लिए आप c और इसको l ही लिख लो, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो टर्म बची है 1 में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2 इक्वल मिनिमम होनी चाहिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती सर्किट यानी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, और ये क्या होनी चाहिए न्यूनतम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रतिबाधा न्यूनतम किसके इक्वल आ रही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब आपको दे रखी हो, और उसके लिए साथ साथ में हम देखेंगे करंट की वैल्यू क्या आ रही है आयाम के साथ। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है ओमेगा आपके पास चेंज होगा यहाँ पर, तो इसका हम क्या करेंगे मिनिमम मैक्सिमा के लिए हम अवकलन करते हैं, तो इसका क्या करेंगे हम ओमेगा के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो क्या लिखोगे डी ओमेगा 1 ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 0। इसका आप क्या करोगे ओमेगा के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका करोगे एक्स स्क्वायर, इसको एक्स समझ के करो, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या करते हो आप 2x। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई में x में ये पूरी टर्म, तो 1 में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। साथ में देखो आप ओमेगा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो अंदर ब्रैकेट में भी आपके पास ओमेगा वाली टर्म है, तो इनका भी अवकलन करोगे आप। तो इसका अवकलन करोगे 1 ओमेगा, तो इसका क्या आएगा -1 में ओमेगा स्क्वायर सी। इसका करोगे तो माइनस एल इक्वल, इसका करोगे 0 आएगा तो इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, इस वाली टर्म को आप जब 0 के इक्वल करोगे तो आपके पास क्या आएगी नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है। तो ये आप क्या कह सकते हो ये नॉट इक्वल टू 0 होगी। इसी तरह से अगर हम सेकंड इस वाली फर्स्ट टर्म की बात करें तो आपके पास क्या आएगा फर्स्ट टर्म में देखो 1 में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसको आप रीअरेंज कर लो और तो 1 में ओमेगा सी इक्वल ओमेगा एल। इसको आप क्या लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 में एल सी, या फिर कह सकते हो ओमेगा इक्वल 1 में रूट एल सी। तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा क्या आ रहा है जिसे हम बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मतलब अवमंदन की आवृत्ति, चालित बल की आवृत्ति। तो ओमेगा इक्वल 1 में रूट में एल सी, ये किस पर डिपेंडेंट है ओनली एल पर और सी पर। आपके पास सर्किट में आर कुछ भी हो लेकिन ये किस पर डिपेंडेंट है ओनली कॉइल पर और कैपेसिटर पर। तो जैसे जैसे एल और सी की वैल्यू चेंज होगी उसी तरह से आपके पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए इक्वेशन ए को लिखी रहने देना, ये काम आएगी आपके। अब देखो आपके पास ओमेगा को लिया है, अगर हम बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति, तो हमने इससे पहले दोनों टॉपिक्स में डिस्कस किया था। अनुनादी आवृत्ति आपके पास आती थी ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगी वही अनुनादी आवृत्ति आएगी ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट, और वो आपके पास किसके इक्वल होगी 1 में रूट में एल सी। इसको क्या बोलोगे आप अनुनादी आवृत्ति या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये हाफ नंबर में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4 LCR सर्किट। तो ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट इक्वल 1 में रूट में एल सी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओमेगा जब आपके पास ओमेगा नॉट के इक्वल है तब आपको अनुनादी आवृत्ति मिलती है। अब आपको इसके लिए देखना है कि आपके पास आई नॉट क्या आएगा और जेड क्या आएगा। तो अब हम बात करते हैं आई नॉट की। आई नॉट इक्वल जब आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है तो यहाँ पर देखो ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट करोगे आप, ठीक है, और आपके पास किसके इक्वल है 1 में रूट में एल सी। तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी इक्वल 0, ओनली क्या बचेगी आर वाली। तो इसको आप क्या लिख सकते हो ई नॉट अपॉन में, चाहे आप वैल्यू रख के देख लो, ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट पुट करो इसमें, तो आपके पास आएगा 1 में ओमेगा नॉट
सी एज इट इज माइनस ओमेगा नॉट एल इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2। अब हमें पता है ओमेगा नॉट किसके इक्वल है, 1/रूट में एल सी, तो इसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू आप जब रखोगे तो आपको मिलेगा ई नॉट अपॉन में ओमेगा नॉट की रख रहे हैं हम यहाँ पर 1 में ओमेगा नॉट है ये ऑलरेडी, तो रूट में एल सी ऊपर जाएगा आपके पास, तो रूट में एल सी अपॉन में आपके पास सी एज इट इज माइनस ओमेगा नॉट, तो 1 में रूट में एल सी ऊपर आपके पास क्या बचेगा एल इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो यहाँ देखो आपके पास रूट सी से नीचे एक रूट सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट में एल अपॉन में सी। इसी तरह से यहाँ पर देखो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर रूट एल लिख सकते हो इसको, तो एक रूट एल से एक रूट एल कैंसिल, तो क्या बचेगा रूट एल अपॉन में रूट सी। दोनों टर्म इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, अपोजिट साइन है, तो क्या बचेगा ओनली आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो आप क्या लिख सकते हो आई नॉट इक्वल ई नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2, या लिख सकते हो ई नॉट अपॉन में आर। अब ये आपके पास क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो इसको क्या लिख सकते हो मैक्सिमम। तो आपके पास एक बार फिर से करके लिख लो आई नॉट मैक्सिमम क्या आ रहा है ई नॉट अपॉन में आर, लेकिन किस कंडीशन में आ रहा है आपको ये भी लिखना है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट पर। तो जब तक आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं पूछा जाए तब तक तो आपको यहाँ पर करना है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो आपको आगे भी यहाँ पर निकालना है, वो क्या आएगा ई नॉट अपॉन में आर। इसी तरह से एक और टर्म आपके पास आई थी यहाँ पर इम्पीडेंस जेड, वो भी आपके पास इसी की इक्वल थी, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो जेड मिनिमम था आपके पास जेड मिनिमम, तो आपके पास देखो ये वाली टर्म वही जीरो हो जाएगी इसी की तरह, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2, तो ओनली आर बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे ओनली आर आएगा आपके पास। जेड मिनिमम प्रतिबाधा इम्पीडेंस कब मिलेगी जब वो आर के इक्वल होगा। तो ये दो कंडीशन आपके पास आई है किसके लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इनके कर्व भी पूछे जाते हैं कि जब आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट, तो किसी भी सर्किट के लिए आई नॉट और जेड मिनिमम इनका ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है। इसके बाद हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो आपको आई नॉट का और जेड का दोनों का ग्राफ ओमेगा के रेस्पेक्ट में प्लॉट करना है। आई नॉट एंड जेड ग्राफ इज प्लॉटेड विथ रेस्पेक्ट टू या विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा। तो हमें ओमेगा के साथ किस किस का ग्राफ प्लॉट करना है आई नॉट का और जेड का। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आई नॉट यानी करंट के लिए। तो ये हो गया ओमेगा, यहाँ पर हम देखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट, और ये हो गया आपके पास आई नॉट। अब देखिए ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट है, तो आपको क्या मिल रहा है आई नॉट मैक्सिमम मिल रहा है। तो आई नॉट मैक्सिमम जैसा कि आप समझ सकते हो इस ग्राफ में क्या मिलेगा आपको ये मिलेगा। इसको पीक फॉर्म में बनाना है बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एट, इसको बोलोगे आप एट ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर आई नॉट मैक्सिमम क्या मिल रहा है आपको ई नॉट अपॉन में आर। ये तो आपके पास हो गया करंट और ओमेगा के बीच में ग्राफ, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो अनुनादी वक्र भी कह सकते हो, धारा के बीच में और आवृत्ति के बीच में। इसी तरह से आप दूसरा ग्राफ प्लॉट करोगे Z जो आपके पास क्या होती है इम्पीडेंस प्रतिबाधा, और दूसरा ओमेगा। इसमें आपको देख रहे हो आपको क्या मिल रहा है Z मिनिमम मिल रहा है। तो इसका आपको पता है जब Z मिनिमम है तो इसका जस्ट आपको जो ग्राफ मिलेगा इसके अपोजिट मिलेगा, तभी हम कह सकते हैं Z क्या होगा मिनिमम होगा। किस पर अनुनादी आवृत्ति पर, क्योंकि आपने अभी निकाला है Z मिनिमम किस पे आ रहा है अनुनादी आवृत्ति पर। तो आप समझ सकते हो कि जब मिनिमम आ रहा है वही अनुनादी आवृत्ति पर, तो आप ये वाला कर्व तो बना नहीं सकते, तो क्या बनेगा इसका जस्ट अपोजिट। तो ये आपके पास क्या हो गया ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे एट ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर Z मिनिमम क्या आ रहा है आपके पास आर के इक्वल आ रहा है।
ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, अनुनादी आवृत्ति एट ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर इम्पीडेंस क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है, और कब आएगी, जब वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और यहाँ पर आई नॉट मैक्सिमम आ रहा है, जब आपको क्या मिलेगा, ई नॉट अपॉन में आर। तो दोनों केस में आप देखो आर पर डिपेंडेंट है ये, जैसे जैसे आर की वैल्यू में चेंज आएगा, अगर आर की वैल्यू यहाँ आप इंक्रीज करोगे तो आपको आई नॉट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन अगर हम इम्पीडेंस की बात करें, अगर आर आपके पास इज वेरी हाई होगा तो आपके पास जो जेड मिनिमम है, यह कह सकते हो इम्पीडेंस की जो वैल्यू है, प्रतिबाधा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो इस तरह से आपको दो ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, उसकी आवृत्ति धारा के बीच में, और एक आपको क्या करना होता है, प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच में। तो ये दोनों कर्व पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपका श्रेणी अनुनादी परिपथ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके पास आएगा अर्धशक्ति बिंदु, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।